तो भूपेंद्र हुड्डा को पार्टी हाईकमांड को एक संदेश देना, निजी कार्यकर्ता थे, उनकी वोट घात की वजह से भी कई बार मजबूरियां होती हैं राजनीति में, मजबूरी में मोर्चा ने एक कमी छोड़ी है। किसान तो आंदोलन लड़ रहे हैं, गैर राजनीतिक तरीके से लड़ना चाहते हैं, लेकिन राजनीतिक मनोहर लाल खट्टर जी चाहते तो गोविंद कांडा को वो जितवा सकते थे। हमारे पास एक अवसर था, हमने अवसर को खोज। जर्नलिज्म कंसेप्ट पे हिंद केसरी ने काम करना शुरू किया और जितने भी दर्शकों का लगातार सहयोग मिल रहा है, जितने साथी जुड़ रहे हैं, उन सभी का एक बार हृदय से अभिनंदन। ऐलानाबाद की समीक्षा हम आज करेंगे। पहली बार 81.38% एक रिकॉर्ड पोल होती है और एक एंटी कंपेंसी वेव माना जाता है सरकार के खिलाफ जब मतदान का प्रतिशत बढ़ के जाए। वहाँ पे 150 यानी कि 1.85 लाख वहाँ पे टोटल एनरोल वोटर्स थे। 190 पोलों पे ये हुआ, 75 गाँव की पृष्ठभूमि थी ग्रामीण। ऐलानाबाद उसमें एक कस्बा था। और आप अलग अलग चैनलों के एग्जिट पोल देख रहे होंगे, पूर्वानुमान देख रहे होंगे, लेकिन पिछले दिनों एक वेटरन लीडर्स यानी कि एक फार्मर्स नेता रमेश दलाल से जब हमने इसकी पड़ताल निकाली थी तो ये खुल के आया था कि एक फ्लोटिंग प्रतिशत एक वोट रहेगा, यानी कि 3000 से और 7000 के बीच में वो डिसाइड करेगा ऐलानाबाद का। और उनके प्रिडिक्शन एज इट इज़ लागू हुए हैं। तो क्या आधार थे उनके जो अनुमान थे, उनके पीछे क्या सच्चाई थी। अब की बार 65,992 वोट पड़े हैं अबे को। 37% के करीब उनका एक वोट शेयर रहा है टोटल में। और ये जो टिकट की भी कॉल हुई थी कि थैले को 1.25 गुना कर दें, तो 1.25 गुना तो थैला नहीं हुआ, आधा हो गया थैला। और इस तरह से कांडा का जो वोट था वो था 59,258। और आईएनसी सबसे चौंकाने वाली बात आई, आपसी फूट कांग्रेस की एक बार दिखी। जैसे कि इसमें अनुमानित था कि शैलजा ने लाइजन करके ये वोट 7 करोड़ तक ये टिकट गई। और जो कैडर जिस पे बार बार कहते हैं कि हरियाणा में कांग्रेस कैसे मजबूत हो, और G23 की भी बात उठती है कि जिसमें भूपेंद्र हुड्डा शामिल हैं, क्या पार्टी के अगवा चेहरा पार्टी को मजबूत ना करके आपसी कलह में फूट की वजह से क्या पार्टी की जमानतें जब्त कराते रहेंगे। तो ये जो इस तरह की चीज़ें निकल आई। और एक चौथा विकल्प था किसान नेताओं का, सभी अन्य के मिलके 2000 के करीब वोट पड़ती हैं। विकल्प 4 का था 496। और यानी कि एक सीधा सा संदेश यहाँ था कि कोई पोलराइजेशन ज़रूर हुआ है और आंदोलन का कितना इस पर असर हुआ। और इसके नतीजे के बाद हरियाणा पे और 5 राज्यों में किसान आंदोलन का इस राजनीति पे क्या असर पड़ेगा, इसके लिए हम एक बार देख लेते हैं आज जो पिछली बार चौटाला का। तो आज उसमें जो थोड़ी सी आंशिक बढ़ोतरी हुई है 6-6.5% की, और जो 29% से बड़ा है बीजेपी का। लेकिन जहां सबसे बुरी तरह गिरी है वो कांग्रेस गिरी है। पे एक जांच पड़ताल की थी जिसमें एक किसान नेता रमेश दलाल ने खुलासा किया था कि 66,000 से नीचे अबे का वोट रहेगा और 20,000 के आसपास कांग्रेस का वोट रहेगा। और एक बड़े सटीक अनुमान थे उनके, वो किस आधार पे उनके अनुमान। तो आपने ऐलानाबाद के चुनाव पे आपकी बड़ी पैनी नज़र थी और जिस तरह के अलग अलग चैनलों के आए थे अनुमान, लेकिन आपके अनुमान बिल्कुल सटीक थे और चौंकाने वाले भी थे। और यही कारण है कि दर्शकों की डिमांड पे एक बार आपसे दोबारा जुड़ने का मौका मिला। तो क्या मुख्य कारण मानते हैं आपके? देखिए, मेरा आपको पता है कि 19 राज्यों में काडर है। किसानों के लंबे लंबे आंदोलन मेरे नेतृत्व में चले हैं और मैं आम लोगों से जुड़ा हुआ हूँ। तो मैं फीडबैक ले रहा था। फीडबैक में मुझे ये मालूम पड़ा कि जो कांग्रेस का जो वोट बैंक था उसमें बिखराव आएगा, और अभय चौटाला का जो वोट बैंक था, तो यदि हम देवीलाल जी और चौटाला जी के समय से देखें, पहले ये विधानसभा क्षेत्र दड़बा कला भी था, तो इसमें इनका हाईएस्ट जो गया इनके परिवार का, जब ये मुख्यमंत्री पूरी लहर में होते थे, तो वो 50-51% गया। इसका मतलब ये हुआ है कि आधी जनता शुरू से ही चौटाला परिवार से उस क्षेत्र में विरोध में रही। तो जो लोग कह रहे थे
जितने भी अपने चैनल थे, ओपिनियन पोल थे, एग्जिट पोल थे कि 20,000 से जीतेगा, तो मुझे पता था कि 50% तो शुरू से इस परिवार का विरोधी रहा है। तो पिछले जब से इन दोनों भाइयों का विभाजन हुआ, अजय का और अभय का, तो वो वोट प्रतिशत घट के वो 35% रह गया। और पिछली बार उसको अभय चौटाला को 38% वोट मिले थे। तो 38% में से फिर जो है 3% वोट घट के अभय चौटाला और इस परिवार के साथ 35% वोट था। और उसके बाद जो 5% वोट बैंक था वो अजय चौटाला के पास है। तो जो कभी इनका 50 होता था उसमें से घट के 40 रह गया, जिसमें 35 अभय चौटाला के पास था और 5 अजय चौटाला के पास था। तो जो अजय चौटाला के पास था 5% पूरा का पूरा गोविंद कांडा में चला गया। और उसके बाद जो एक वोट बैंक जो 50% इस परिवार के खिलाफ होता था और 35 ही अभय के पास था, उसमें से जो कांग्रेस के साथ रहा और उसमें जब एक जाट वर्ग था, तो मुझे यह पता था कि जो भूपेंद्र हुड्डा उसमें रोल अदा करेंगे वो चुनाव को प्रभावित करेंगे। तो भूपेंद्र हुड्डा को पार्टी हाईकमांड को एक संदेश देना था कि यदि जाट नेतृत्व को मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट नहीं किया कांग्रेस में तो कांग्रेस हरियाणा में दोबारा नहीं आएगी। इसलिए जो अभय चौटाला ये कह रहा है कि नहीं, अभय चौटाला का दावा है कि भूपेंद्र हुड्डा ने कहा कि कांडा मेरा दोस्त है और उसने उसकी वोट गिरवाई। नहीं, भूपेंद्र हुड्डा ने लगभग 10,000 वोट जो उसके निजी कार्यकर्ता थे उनकी वोट आईएनएलडी को गिरवाई। और आज भूपेंद्र हुड्डा क्या लाभ मिला उनको? लाभ ये मिला कि पार्टी हाईकमांड पे वो दबाव डालेगा। देखो अमरिंदर भी चला गया है, पंजाब में आप कमजोर हो गए। यदि आपने जाट को नेतृत्व नहीं दिया और जाट में भी उसको नहीं दिया क्योंकि बड़ा चेहरा वही है, तो कांग्रेस यहां पर दोबारा नहीं आएगी। तो इस चुनाव का सबसे बड़ा लाभ आईएनएलडी के जीतने के बाद जो लोगों को लगता है कि आईएनएलडी फैलेगी, तो मेरा यह भी अनुमान है, जैसे मैंने वो कह दिया था वही आंकड़ा स्टिक बैठा। मैंने कह दिया था कि अभय चौटाला की मिनिमम वोट 60,000 और कांडा की आएंगी 60,000 और कोई 500-700,000 वोट से जीतेगा, लेकिन कांग्रेस का वोट उसकी तरफ ट्रांसफर होगा तो अभय चौटाला 66,000 वोट से ऊपर नहीं जाएगा। तो आपने देखा 15-20 वोट 66,000 से कम ही रही। और मैंने ये भी कहा था कि कांग्रेस जो है ना वो 20,000 के आसपास रहेगी। तो तीनों बात रही। तो जो मेरा कहना है कि देवीलाल जी के परिवार का, चौटाला जी के परिवार का जो टोटल हरियाणा में वोट है वो आज के दिन 10% है। और अब चौटाला जी कह रहे तो किसानों की जीत है। नहीं, उसको एक मिनट के लिए आप अलग रख दीजिए, वो कोई किसी को दे, किसान तो सभी हैं, किसानों का प्रांत है। तो 10% जो वोट है उस 10% वोट में से अब दोनों भाइयों के पास 5% वोट रह जाएंगी। आईएनएलडी को जो 1.5% वोट मिली थी वो 3.5% बढ़ के 5% पे आ जाएगी। और जो जेजेपी को जो 10% वोट मिली थी उसमें उम्मीदवार की भी थी, इनकी जो वोट थी उसमें से घट के वो भी 5% पे रह जाएंगे। तो अजय चौटाला ने पूरी ताकत से गोविंद कांडा की मदद की, क्योंकि अजय चौटाला को लगता था कि यहां पर अभय हार गया तो उसका जो 10% वोट है वो भले ही बढ़ जाए वो कम नहीं होगा। तो इसलिए अजय चौटाला को इस चुनाव से एक धक्का लगा है और अभय चौटाला को एक थोड़ी सी ऑक्सीजन मिली है और उससे उसका वोट बैंक बढ़ेगा जो 1.5% से 5% बढ़ जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा कोई लाभ हो सकता है तो वो भूपेंद्र हुड्डा को पार्टी हाई कमांड को डराने का एक हथियार मिल गया। तो वो डराएगा, उनकी लॉयल्टी खतरे में नहीं पड़ेगी पार्टी में भीतरघात जो किया। देखिए भीतरघात की वजह से भी कई बार मजबूरियां होती हैं राजनीति में, मजबूरी में बहुत सारे चेहरे ढोए जाते हैं। तो भूपेंद्र हुड्डा अब यही वकालत रोज करेगा कि यदि आपने मुझे आगे नहीं किया, बड़ौदा में मैं आगे था, मैंने कांग्रेस को जितवा दिया, यहां तो कुमारी शैलजा ने टिकट दिया, तो इसलिए भूपेंद्र हुड्डा यह दावा करेगा और पार्टी हाईकमांड को ब्लैकमेल करेगा। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं, कांग्रेस में 5,000 भी वोट नहीं गया, मेरा अनुमान है 3,000 वोट जो जाटों का है वो बेनीवाल को मिला है। और वो भी तब मिला है जब पवन बेनीवाल एक मजबूत उम्मीदवार था। पर्सनल वोट कैसे? पर्सनल वोट था
और जो बाकी 17,000 जो वोट लगभग रह गए, उसमें से जो बड़ा हिस्सा है वो 15,000 दलित समाज की वोट मिली है कुमारी शैलजा की वजह से। तो 15 और 3 18। अब जो 2,500 वोट बच गई वो बैकवर्ड जाति की है, जो ज्यादातर बीजेपी के साथ गए, लेकिन जो पुराने कांग्रेस का जो एक परिवार है वो बैकवर्ड समाज ने वो वोट, उसमें थोड़े बहुत दूसरी बिरादरी के धर्म के भी लोग आ गए, वो वोट भी कांग्रेस को मिली। इसलिए कांग्रेस को ये वोट मिली है। और जाटों ने एक तबका, जो मैंने कहा कि अजय की वजह से गोविंद कांडा पर भी गया है, तो इन सभी अनुमान को मैंने गांव-गांव से जो मेरे संपर्क थे उनसे मैंने पूछ करके लगाया था और ठीक निकला। और मैं अभी आपको एक बात फिर मैं दोहराता हूं कि हरियाणा की राजनीति में एक बहुत बड़ा परिवर्तन अब यह आएगा कि एक तरफ जो आईएनएलडी का वर्कर है वो सक्रिय होगा और सक्रिय होकर वो जेजेपी को कमजोर करेगा, ऊर्जा मिलेगी, लेकिन वो अल्टरनेट नहीं बनेगा। लेकिन यदि भूपेंद्र हुड्डा ब्लैकमेल पार्टी को नहीं कर पाया तो वो यही कहेगा कि देखो आईएनएलडी आगे निकलेगी। तो एक कांग्रेस में उथल पुथल का एक बहुत बड़ा एक हथियार इस चुनाव ने दे दिया है। तो इस चुनाव के 2 असर पड़े। इस चुनाव का एक तो कोई असर किसान आंदोलन पर नहीं पड़ेगा, न किसान आंदोलन इससे मजबूत हुआ न इससे कमजोर हुआ। ये मैं इस बात से सहमत नहीं हूं। मैं इसलिए सहमत नहीं हूं, यदि किसान आंदोलन के नाम पे वोट पड़ते तो अभय चौटाला को कम से कम 40,000 वोट से जीतना चाहिए था, क्योंकि पूरी बेल्ट किसान की बेल्ट है, वो थैला सवा नहीं हो पाया। हाँ, तो आप ये देखिए 60 और 20 80,000 और जो इंडिपेंडेंट जिसमें विकल्प प्रचारक जो किसान आंदोलन में थे उनको वोट मिले, उनकी वोट भी लगभग सबकी मिला के 2,500। तो जो इतनी वोट मिली है 21 और 2.5, उसमें आप जोड़ देंगे 60 में, तो ये वोट जो ना 85,000 जो वोट है, उस 85,000 वोट में से जो शहरी पृष्ठभूमि की है वो 20,000 निकाल दो, तो 20,000 वोट के बाद जो 65,000 वोट है वो किसान की ही दूसरी जगह गई है। यदि किसान आंदोलन के नाम पे वोट पड़ी होती, डिस्ट्रीब्यूट हुआ है किसान वोट बैंक, हाँ, किसान आंदोलन के नाम पे वोट पड़ी होती तो ये वोट कम से कम अभय चौटाला को 40,000 वोट से जीतना चाहिए था। किसान आंदोलन में भागीदारी सबकी है, लेकिन किसान आंदोलन में ये स्पष्ट फैसला नहीं है कि कौन सी पार्टी का समर्थन दे, क्योंकि किसानों ने कांग्रेस का शोषण देखा है, आईएनएलडी का शोषण देखा है, किसानों ने बीजेपी का भी अब शोषण देखा है। तो इसलिए किसान अभी एकजुट नहीं हुआ। हाँ, कोई नई चीज देश में खड़ी होती, यदि किसान मिलकर किसी एक किसान को खड़ा करते तो मैं ये कहता हूं कि भाजपा की जमानत जब्त होनी थी, बड़े नतीजे होते। लेकिन क्योंकि उन्हीं चेहरों पे चुनाव हुआ तो किसान भी भ्रमित हो गए, इधर उधर सेट हो गए, इसलिए वो अनुमान मैंने लगा था। आज पूरा का पूरा किसान आंदोलन में लगा है, वो भाजपा के साथ नहीं है, लेकिन भाजपा को इसलिए किसानों का समर्थन मिल जाता है एक वर्ग का, क्योंकि जो कांग्रेस है उससे भी किसान बिदका हुआ है, आईएनएलडी से भी किसान बिदका हुआ है, और कोई नया प्लेटफॉर्म आया नहीं। और यदि इस चुनाव में किसान किसी एक उम्मीदवार को उतारते तो परिणाम दूसरा होता और वो परिणाम ऐसा होता कि किसान आंदोलन हम जीत जाते। तो इसलिए संयुक्त किसान मोर्चा ने एक कमी छोड़ी है। किसान मोर्चा के नेता, संयुक्त किसान मोर्चा के नेता कांग्रेस और आईएनएलडी के बीच की बात कहते रहे, उसका रिएक्शन ये हुआ कि एक वर्ग वो कांडा की तरफ भी चला गया और वो एक फैसला नहीं ले पाए। यदि संयुक्त किसान मोर्चा वहां पर एक किसान उम्मीदवार देता, आपकी कॉल के बाद राज्यपाल का बयान आया है, कई नेताओं के बयान, तो राज्यपाल ने यह कहा कि हमने किसी एक का फैसला नहीं लिया, आप भाजपा के खिलाफ वोट दो, तो इसलिए तो वोट बटे रहे ना। तो मेरा कहना है कि यदि संयुक्त किसान मोर्चा एक उम्मीदवार खड़ा करता तो हिस्ट्री बनती। अभी हरियाणा में एक बार आप देखेंगे तो बाई इलेक्शन में सबसे ज्यादा जो वोट है वो एक समय बंशीलाल की भी थी, लेकिन इस बाई इलेक्शन में जो 1,51,000 वोट पड़ी है, तो रिकॉर्ड ये बनना था कि 1,40,000 संयुक्त किसान मोर्चा की आनी थी, समर्थन इतना ज्यादा है, और जो 10,000 11,000 वोट थी वो सभी कैंडिडेट में रह जाती। किसान आंदोलन में खुद अपने जो नेता थे उन्होंने इस आंदोलन को कमजोर करने का काम किया है,
और दूसरा, आपने एक बात देखी होगी, सबको मालूम है कि किसान तो आंदोलन लड़ रहे हैं, गैर राजनीतिक तरीके से लड़ना चाहते हैं, लेकिन राजनीति घुसी हुई है। क्या राहुल गांधी ट्रैक्टर यात्रा करके जब बॉर्डर पे आए, किसान आंदोलन को समर्थन देके नहीं गए? यदि राहुल गांधी की ट्रैक्टर किसान यात्रा का असर पड़ता जो पंजाब हरियाणा में की, तो फिर तो इलाहाबाद में कांग्रेस को उम्मीदवार जीतना चाहिए था। इसका मतलब राहुल गांधी को, कांग्रेस पार्टी को, भूपेंद्र हुड्डा को पसंद नहीं कर रहा, उसका 10,000 वोट बैंक का वो उसने उधर शिफ्ट करवा दिया जी। एक आपने बहुत बड़ा विश्लेषण दिया है कि आपने कहा कि एक प्रतिशत था, बीजेपी के धुरंधर आते हैं, ओम प्रकाश धनखड़ भी आते हैं, वो कहते हैं हमारा वोट शेयर बढ़ा है। यदि उनका टोटल वोट शेयर बढ़ा है तो जेजेपी का काम बढ़ा इसमें? देखिए, एक मैं और खुलासा कर दूं, भारतीय जनता पार्टी गोविंद कांडा की मदद नहीं कर रही थी, ये लोगों को भरोसा नहीं होगा। इसका मैं खुलासा कैसे कर रहा हूं? अभय चौटाला और अजय चौटाला संयुक्त जो परिवार है वो हमेशा भाजपा के साथ संबंध रहा, कांग्रेस के साथ तो गई नहीं, जाएंगे नहीं, नेचुरल लाइन से। तो उनको दुष्यंत चौटाला का प्रभाव न बढ़े, इसलिए भाजपा का नेतृत्व तो चाहता था कि अभय चौटाला बीच में फोर्स रहे। तो वो पहले जो जेजेपी बनवाई उसमें भी भाजपा का हाथ था, ताकि भाजपा को हरियाणा में आईएनएलडी और देवीलाल का परिवार ब्लैकमेल नहीं कर पाए। तो भाजपा की रणनीति है कि दोनों परिवारों को हम आगे बढ़ाते रहे, ताकि एक परिवार उसका साथ छोड़े तो दूसरे को हम पकड़ लें। आज आपको एक बात मैं बताऊं, चौधरी रणजीत सिंह कहां समर्थन दे रहे हैं? भाजपा में। जेजेपी कहां समर्थन दे रही है? भाजपा को। और कल को ऐसी स्थिति आई तो आईएनएलडी क्या कांग्रेस को समर्थन देगी या भाजपा को? मेरा एक प्रश्न है, जनता को देगी, क्योंकि उसका वोट शेयर भी बढ़ा है लोगों में और वो उनके। तो इसलिए जो है ये पूरा का पूरा जो गेम था उसमें जेजेपी ने पहली बार लड़ाई लड़ी और गोविंद कांडा की वोट बढ़वाई। और गोविंद कांडा की वोट अपने व्यक्तिगत तरीके से भी आए, जो उनकी सामाजिक क्षेत्र में एक सेवा रही है कांडा परिवार की, जो गीतिका कांड के असर के बावजूद जो गोपाल कांडा को सिरसा से विधायक बनाया और रानिया से भी गोविंद कांडा अच्छी वोट लेता रहा, तो पूरे सिरसा जिले में कांडा परिवार का एक होल्ड है। और वो होल्ड मिलके और जेजेपी का होल्ड मिलके दुष्यंत और अजय चौटाला की वजह से इतनी वोट आई है। भाजपा की वजह से मैं मानने के लिए तैयार नहीं हूं। भाजपा एक चेहरा था, एक चुनाव चिन्ह था, भाजपा ने कोई मेहनत नहीं की। ओम प्रकाश धनखड़ ने या बीजेपी ने ये चुनाव ऐसे नहीं लड़ा जैसे बड़ौदा का चुनाव लड़ा था। बड़ौदा में आपने देखा, एक लोगों को एक तुलना बता रहा हूं मैं, बड़ौदा में जब सीधा चुनाव हो गया, तीसरे उम्मीदवार को कोई वोट मिली नहीं, आईएनएलडी को मिली नहीं, तो सीधी फाइट हुई कांग्रेस और भाजपा के बीच। तो कांग्रेस फिर भी कुछ ज्यादा वोटों से नहीं जीती, तो भाजपा ने वहां पूरी ताकत लगाई और यहां तो उसको कांग्रेस का लाभ मिल रहा था 20,000 वोट का। यदि मनोहर लाल खट्टर जी चाहते तो गोविंद कांडा को वो जितवा सकते थे, जितवा सकते थे यदि बड़ौदा की तरह चुनाव लड़ते तो। और यदि भूपेंद्र हुड्डा चाहता तो यहां कांग्रेस बीजेपी से आगे रहती, एक आपने बहुत बड़ा बीजेपी से आगे रहती तो सभी फिक्स हो गए, तो सभी फिक्स हो गए। फिर भी जनता ने किसान आंदोलन के नाम की वजह से एक बड़ा वर्ग उन्होंने अभय चौटाला को वोट दिए। और अभय चौटाला के पक्ष में एक बात थी, इस बात से तो कोई इनकार नहीं कर सकता कि अभय चौटाला इस्तीफा दे के आए हैं। वो तो इन्होंने भी दिया, बेनीवाल ने भी दिया चेयरमैनशिप से, कुछ भी बात हो, लेकिन अभय चौटाला एक इस्तीफा दे के आए हैं। और दूसरा, अभय चौटाला के पक्ष में एक बात और थी कि जब दो परिवार में लड़ाई की जो बात होगी, अलग हो गया अजय और अभय, तो अभय ने अपने आप को प्रचारित कर रखा है कि अभय सत्य है। और सत्य क्यों मानते हैं? वो सत्य इसलिए मानते हैं कि वो अपने वर्कर से के साथ खड़ा हो जाता, झूठ नहीं बोलता। अजय नरम है, वो हाथ तो कई बार भर लेता है, वो उसको निभाता नहीं। तो जो काडर है उसमें जो शरीफ, जो कमजोर, जो थोड़ा सिविलाइज्ड है, वो अजय के साथ रहा, जो खाड़कू है वो अभय के साथ रहा। तो ये भी दोनों भाइयों में अंतर है। लेकिन उस अंतर में एक बात है कि जब तुलना होती है
तो हर आदमी ये गर्व महसूस करता है कि जिसके साथ अभय खड़ा होगा वो साथ देगा। तो अभय के पक्ष में ये बात भी थी। और ये सब बातों के बावजूद भी कोई बहुत बड़ी वोट से ये चुनाव नहीं जीता गया है। तो मैं नहीं समझता कि ये अभय के लिए भी बहुत बड़ा जीवनदान है। हाँ, लेकिन एक जीवनदान जरूर है कि ओम प्रकाश चौटाला जी को एक नई ऊर्जा मिली है। एक बुजुर्ग आदमी ने जेल काटने के बाद प्रचार भी किया और जो अभय चुनाव जीत गया। तो मैं समझता हूं कि हरियाणा की राजनीति है, समझ ले कि हमारे माननीय ओम प्रकाश चौटाला जी अभी हरियाणा में पूरे गांव गांव घूमेंगे, खूब प्रचार करेंगे। और अभी वो राजनीति में एक चुनाव तक लंबी पारी खेलेंगे। इतना बुजुर्ग होने के बाद भी जो ऑक्सीजन मिली है वो अभय चौटाला से ज्यादा, आईएनएलडी से ज्यादा वो ओम प्रकाश चौटाला जी की वाणी को मिली है। उनके व्यक्तिगत ऊर्जा में मानता हूं और वो कुछ न कुछ जेजेपी को सबक सिखाने के लिए अब काम करेंगे। अब दीपेंद्र भूपेंद्र में भी एक अच्छी बात, वो अच्छी बात ये है कि वो नरमाई के लिए जाने जाते हैं। नरमाई के लिए तो आप बात मानेंगे ना, हरियाणा का वोटर जो है वो तेज तरार है, बोल्ड है, उसको नेता चाहिए नरम। अबे है गरम, इसलिए अबे से ज्यादा जेजेपी पे गए। और जब जाट की बात आती है तो ज्यादा जाट दीपेंद्र के साथ इसलिए जाता, वो नरम है। तो इनका फायदा बीजेपी को नहीं मिलेगा? कहीं एक जाट चेहरा आगे कर दिया, कहीं एक दीपेंद्र हुड्डा आगे है, कुछ नहीं। इसका बेनिफिट देखिए एक बात मैं आपको बताऊं, भाजपा भी अमर बेल की तरह है, अल्टरनेट देश में नहीं है, हरियाणा में भी अल्टरनेट नहीं है। तो अमर बेल पेड़ के ऊपर ऊपर रहती है, बाकी कोई जड़ नहीं है। मैं कहता हूं कि भाजपा चुनाव को जीत सकती थी समीकरण की वजह से, लेकिन भाजपा आप ये कहें कि उसका हरियाणा में जड़ मजबूत हो चुकी है तो नहीं। अभी आपने हिमाचल में देखा, ये तो क्या है कि मोदी जी के मुकाबले दूसरा उम्मीदवार अच्छा नहीं है। आपको हरियाणा किस बात के लिए जाना जाता है? अखाड़े के लिए, दंगल के लिए, पहलवान के लिए। हरियाणा में बच्चों को पता है कि जब पहले नंबर की दंगल में कुश्ती होगी तो पहली जोड़ का पहलवान चाहिए। तो पहली जोड़ का एक पहलवान तो नरेंद्र मोदी है, लेकिन दूसरा पहलवान देश में जब तक भारत केसरी के लिए दंगल में नहीं आएगा तो लोग किसको वोट दें? तो इसलिए नरेंद्र मोदी उस बात का फायदा उठा रहा है। लेकिन हरियाणा में यह स्थिति नहीं है। हरियाणा में आज तक भी हरियाणा केसरी मनोहर लाल खट्टर नहीं बना है, किस्मत का धनी है, चल रहा है। भाजपा के नाम पे बहुत बड़ी ताकत बन गई, ऐसा कुछ नहीं है। किसी दिन हो सकता है कि इस आंदोलन के चलते चलते यहां पर सिर्फ किसान मोर्चा उम्मीदवार खड़ा कर देता और वो 1.5 लाख वोट अकेला ले जाता, तो ये सरकार गिरना निश्चित था। बहुमत तो है नहीं, बहुमत तो है नहीं। तो इसलिए हरियाणा में भाजपा की सरकार 2024 से पहले कभी भी गिर सकती है। तो एक सीट से क्या सरकार गिर जाती? हाँ, एक सीट से गिरती है। सिर्फ किसान मोर्चा अपना उम्मीदवार देता तो अभय से ज्यादा वोटों से जीतता। जब वो ज्यादा वोटों से जीतता तो जितने भी जो उसको समर्थन दे रहे इंडिपेंडेंट, चौधरी रणजीत सिंह है, वो हमारे गुड़गांव वाला नौजवान है जो 2-4 इंडिपेंडेंट दे रहे हैं, एक सोमवीर सांगवानी तो बाहर आया किसान आंदोलन में, वो जो समर्थन दे रहे हैं वो सारे बाहर आ जाते। तो भाजपा का बहुमत तो है नहीं। और भाजपा में भी जो किसान बैकग्राउंड के जो चेहरे वो भी अपना इस्तीफा फेंक के मारते, उनको पता लगता कि गांव में तुम घुस नहीं पाओगे। इसलिए हमारे पास एक अवसर था, हमने अवसर को खो दिया। यदि हमने भाजपा की सरकार गिरानी थी और मोदी को झुकाना था तो हमें चाहिए था एक उम्मीदवार देते, उसको 1.25 लाख वोट से जिताते और पूरे देश में किसान खड़ा होकर कहता देखो किसानों की ताकत, और नरेंद्र मोदी को घुटनों के बल आना पड़ता। ये तो आपका एक मैसेज हो गया किसान के लिए। आपने जैसे विश्लेषण किया जेजेपी का, कांग्रेस का, बीजेपी के जो रनर अप रही है उनको ये जो 35 का फायदा मिला है या किसान गैर किसान का मिला है, शहरी ग्रामीण का मिला है, उनका वोट बैंक कैसा रहा है जो उन्होंने अब गैदर किया है? देखिए 35 का तो मैं नहीं कहूंगा, 35 की बात होती तो मैं एक बात उदाहरण से बात साफ हो जाती है। मीनू बेनीवाल जाट है, इनके जब दोनों ये भाई इकट्ठे थे अजय अभय, जब चौटाला जी का सबसे खास आदमी था, मीनू बेनीवाल के गांव में कौन उम्मीदवार जीतता है? मीनू बेनीवाल के गांव में कांडा जीतता है। तो इसलिए आप ये मान करके चलो कि जाटों ने वोट कांडा को, बीजेपी को दिए।
तो इसलिए 35-1 की तो बात रही नहीं। दूसरा मैं आपको बता चुका हूं कि जो 20,000 वोट में से अकेली जो 15,000 वोट है कांग्रेस को मिली, वो दलित समाज की मिली है। तो 35-1 कहां रह गया? तो 35-1 नहीं रहा। ये तो जो पूरा का पूरा जो मामला था, ये तो इस ढंग से वहां की व्यूह रचना चुनाव की बनी कि संयुक्त किसान मोर्चा अपना उम्मीदवार नहीं दे पाया। उसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी को अच्छे वोट मिल गए, क्योंकि जो अभय चौटाला का वोट नहीं डालना चाहते थे और जो कांग्रेस का वोट नहीं डालना चाहते थे, उन्होंने सोचा फिर हम गोविंद कांडा को डाल देते हैं, और गोविंद कांडा को वोट डाल दिए। तो इसलिए बीजेपी ये खुश हो कि हमारा वोट परसेंटेज बढ़ गया, वो गलतफहमी में न रहे। एक बार जैसे टेम्पो उठा था बीजेपी का, पहले स्लो चुनाव रहा, बार बार काले झंडे दिखाए जाते थे और नामधारी बेल्ट में वहाँ बहुत प्रोटेस्ट हुआ। लेकिन जब से किसानों ने अपनी नीति बदली, उन्होंने दूर रह के उनको जाने दिया बीजेपी जेजेपी के नेताओं का, और उन्होंने सिर्फ काले झंडे तक सीमित रहे और एक जैसे टकराव वाला। देखिए मैं एक बात बताऊं आपको, तो उससे बीजेपी को बैकफुट पे नहीं गई है। मैं किसान आंदोलन में शामिल हूं, मैं अपना समर्थन दे रहा हूं कि जो हम बहिष्कार करें तो सभी राजनीतिक दल का करना चाहिए। तो जनता में एक वर्ग, जब हम एक सत्तारूढ़ पार्टी का ही सिर्फ विरोध करते हैं, तो दूसरा वर्ग ये कहता है कि कांग्रेस ने भी सत्यानाश किया, आईएनएलडी के राज में भी लोग मरे थे, कंडेला कांड। तो वो एक वर्ग जो है किसान का ही, वो फिर बीजेपी के समर्थन में चला जाता है। तो इसलिए संयुक्त किसान मोर्चा जिस दिन ये फैसला ले लेगा कि हम किसी भी राजनीतिक नेता को किसी गांव में नहीं घुसने देंगे, उस दिन आंदोलन कामयाब हो जाएगा। अभी हमने क्या कर रखा है कि जेजेपी बीजेपी का तो बहिष्कार और दूसरों को अनुमति, तो इस वजह से हमारा आंदोलन कमजोर पड़ रहा है। यही आपका सवाल था मेरा, जो आपने अभी एक्सप्लेन किया कि जब एक्टिवली उनका विरोध हुआ भिड़ंत के रूप में, तब तो बीजेपी गेन कर रही थी। जब तो नहीं हो गया, नहीं जो वहां विरोध चला, एक बात को समझिए, जो वहां विरोध चला के बीजेपी को कांडा को हम नहीं घुसने देंगे, पहले कांडा तीसरे नंबर पे था, उससे दूसरे पे आ गए। बिल्कुल। तो इसलिए जो हमारा विरोध होता है, वो विरोध चुनाव में तो कम से कम नहीं करना चाहिए था, उसकी सभा में नहीं जाना चाहिए था। विरोध बंद होते कांडा डाउन, उसकी सभा में नहीं जाना चाहिए था। जब गोविंद कांडा आ रहा था, उसकी सभा में नहीं जाते किसान और विरोध नहीं करते, तो बीजेपी तीसरे नंबर पर रहती, कांग्रेस का उम्मीदवार सेकंड पाता, या कांग्रेस का उम्मीदवार जीतने की स्थिति में भी आ सकता था। ये विरोध भी तो आईएनएलडी प्रायोजित बताया गया, जो कि अकाली थे, उन्हीं के गांव के वर्कर्स इस विरोध को कर रहे थे। इसका फायदा भी देखिए, मैं ये नहीं कहूंगा कि आईएनएलडी का ये स्कीम थी, आईएनएलडी खुद फंसी हुई थी। अबे चौटाला बड़ी मुश्किल से बाहर निकले हैं, वेंटिलेशन। हाँ, और जब आप लोग सभी ये कहते थे मुझे कि वहां पर कोई बड़ा कांड होगा, हिंसा होगी, तो मैं कहता था हिंसा बिल्कुल नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? सरकार तो डरती है कि पहले आंदोलन चल रहा है, और अभय चौटाला को पता था कि पहले ही आपका इस मामले में गर्म नाम है, तो वो बहुत शांति का उसने योगदान किया, इसलिए वहां पर कोई अप्रिय घटना नहीं घटी। और मैं इस बात को जानता था और मैं आप लोगों को बताता था। तो जो मैंने सभी प्रकार का जो विश्लेषण बताया, अभी पंजाब के चुनाव होंगे, कैप्टन अमरिंदर ने अपनी पार्टी बना ली, अभी तो किसान आंदोलन पे ये नजर रहेगी, क्या कैप्टन अमरिंदर पंजाब के किसानों को अपनी तरफ कर पाता है या नहीं कर पाता है। एक बड़ी संभावना है दिल्ली बॉर्डर को खोलने के मामले में भी, एक पंजाब का बड़ी जत्थेदारी अमरिंदर की कॉल पे पंजाब वापस लौटने की तैयारी कर रही है, तो इसका क्या असर पड़ेगा? मेरा मानना यह है कि कैप्टन अमरिंदर के साथ पूरा पंजाब उठ करके नहीं जाएगा। यदि सभी किसानों में सहमति बनी संयुक्त किसान मोर्चा में, तो आंदोलन बड़े ही खत्म हो जाए। और यदि कैप्टन अमरिंदर ने इस प्रकार से किया, तो एक वर्ग उसके साथ जाएगा, लेकिन खाप पंचायत और दूसरी जो किसान यूनियन है वो बॉर्डर पर ही डटी रहेगी। जहां तक रास्ता खुलने की बात है, जब तक कोर्ट नहीं खुलवाएगी, तो सरकार के कहने से मुझे नहीं लगता कि किसान ये खोल लेंगे। अभी जैसे 5 राज्यों में चुनाव हैं, इसलिए बढ़िया आंदोलन तो ये बनता, संयुक्त किसान मोर्चा को उम्मीदवार नहीं देना था, तो संयुक्त किसान मोर्चा कहता कि हम इस चुनाव का बहिष्कार कर रहे हैं और गांव में वोट नहीं पड़ने देता, और लोग साथ देते। ये चुनाव होने की वजह से भाजपा इतनी वोट लेके गई। संयुक्त किसान मोर्चा ने गलती की है,
वो राजनीति में जितना दलदल में उतरेंगे उतना आंदोलन कमजोर होगा। ये मैं पूरे विस्तार से आपको बता चुका हूं। इसलिए हमारे संयुक्त किसान मोर्चा के नेताओं को सोचना चाहिए। और एक आपने बहुत बड़ा निष्कर्ष निकाला कि भूपेंद्र हुड्डा ने एक पार्टी में मैसेज देने के लिए खेल रचा, शैलजा को डाउन करने के लिए अब्बे की तरफ अपना वोट फ्लोट किया। उसी तरह उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी रोहतक में, वो ये खुद भुगत चुके हैं। देखिए मेरी बात सुनिए, भूपेंद्र के चुनाव में खुद ये देखिए मेरी बात सुनिए, उसकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, हर आदमी अपनी राजनीति में उसको अधिकार है। भूपेंद्र हुड्डा कोई भी कुछ कहे, न तो कांग्रेस उसकी अनदेखी कर सकती है और न कांग्रेस उसको महत्व देती है। वो पार्टी हाईकमांड तो भी उनको चिंता है। तो दूसरा अमरिंदर का रूप नजर आ रहा है कि नॉन जाट वोट ज्यादातर भाजपा के साथ है और भूपेंद्र हुड्डा के नाम पे नॉन जाट वापस कांग्रेस में आएगा नहीं। लेकिन एक जाट में बड़ा चेहरा आज के दिन भूपेंद्र हुड्डा है। तो वो दीपेंद्र को क्यों नहीं जिता पाए, जहां के उनके 70,000 एक बोगस वोट? जैसे मैंने अभी ये विश्लेषण किया, जो नॉन जाट एरिया था कोसली विधानसभा क्षेत्र, वहां तो भाजपा को बहुत बड़ी लीड मिली 80,000 की। लेकिन जो जाट बेल्ट थी वहां पर लोग कहते कि नॉन जाट ना रहा दीपेंद्र को। नॉन जाट तो पहले ही उधर वोट डाल रहा था, लेकिन बड़ी लीड जाटों ने नहीं दिलवाई और जाटों का 25% जो वोट है वो दीपेंद्र के खिलाफ गया है। इसलिए दीपेंद्र की हार हुई थी। मैंने कहा ये एक चेहरा है, अब भी अगर ये चेहरा जो अपनी पार्टी के साथ खड़े नहीं होते, पार्टी लाइन पे खड़े नहीं होते, जो रोहतक में 70,000 की, देखिए मैं दीपेंद्र हुड्डा के हारने का एक कारण और भी था जिसको कोई नहीं बोलेगा, लेकिन मैं खुलासा कर दूं। जाट आंदोलन को हवा किसने दी? भूपेंद्र हुड्डा ने। और जाट आंदोलन से गद्दारी किसने की? भूपेंद्र हुड्डा ने। वो जो जाट नॉन जाट की लड़ाई हुई उसके लिए पूरा हरियाणा मानता है कि भूपेंद्र हुड्डा का योगदान था। लेकिन वो नॉन जाट के घरों में उसने जाने की कोशिश की, शौक प्रकट करने के लिए। उन्होंने घुसने नहीं दिया नॉन जाट ने, और वो किसी भी जाट की जो मौत हुई थी आंदोलन में वो उसके घर नहीं गया, साथ खड़े वो घर नहीं गया। तो जो जाटों में एक गुस्सा था और उस गुस्से का खामियाजा दीपेंद्र को भुगतना पड़ा। तो ये थे वो खुलासे कि किस तरह से जो हमारा प्रोजेक्टेड दिखाए जाते हैं ओपिनियन पोल, और किस तरह ग्राउंड रियलिटी से बेबाक ये राय रखी जाती है। तो ये जीत सीधी ऐलानाबाद की भूपेंद्र हुड्डा को मुबारकबाद जाती है, लेकिन पार्टी से जिस तरह उन्होंने गद्दारी की, आत्मघात किया, तो क्या हरियाणा आगे इस चेहरे पे विश्वास कर पाएगा जो अपनी पार्टी लाइन, अपनी पार्टी का ना होके आज जब कांग्रेस को इस G23 में शामिल नेता पे पहले ही संदिग्ध था। यदि इस ऐलानाबाद की इस विश्लेषण का अगर कोई इंक्वायरी कांग्रेस में इंटरनल होगी और ये जिम्मेदार पाए गए, तो मुझे नहीं लगता कि हरियाणा में ये चेहरा भी रह पाएंगे। और जो अमरिंदर का हाल कांग्रेस के साथ विश्वासघात करके हुआ है, वही भविष्य भूपेंद्र हुड्डा का भी नज़र आ रहा है। और इसी डैमेज कंट्रोल के लिए उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके रोहतक में स्पष्टीकरण भी दिए हैं और इसको किसानों की तरफ, जीत की तरफ डाइवर्ट, यानी कि जिसको फ़ायदा पहुंचाया। अब है कि उनकी भाषा दोनों एक हैं। तो किसानों को सोचना चाहिए, जैसा कि दलाल साहब ने बताया कि किसान आंदोलन के चलते एक बड़ा मैसेज जो बीजेपी के खिलाफ मैंडेट का जो सरकार तक गिरा सकता था, किसानों में द्वार होता, वो देने में एक बहुत बड़ा अवसर चूक गए हैं। लेकिन सेटिस्फैक्ट्री ये है कि बीजेपी आज वहाँ चुनाव हार चुकी है और जो मत प्रतिशत उनका बड़ा है वो उस पर आप अपनी अपनी राय दीजिए और कमेंट्स बॉक्स आपके लिए खुला है। दलाल साहब के विश्लेषण पे या हमारा कोई सवाल और इस पे हो तो आप उसमें अपना राय भी, अपना कंटेंट्स भी आप उसमें डाल सकते हैं। स्वागत रहेगा। जय किसान।